स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, जेआरसी, जीडीसी, नेट, बीपीएससी, केवीएस इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप हमारे चैनल हिंदी गुरुकुल एकेडमी पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और आप वीडियो पूरा देखें क्योंकि बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो बीच में भी होते हैं और अंत में भी होते हैं। और आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैंने बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्नों को उसमें जो है वो समाहित किया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल कह रहा है कि कहाँ हो ये हमारे प्राण प्यारे, किधर तुम छोड़कर हमको पधारे। बुढ़ापे में यह दुःख भी देखना था, इसी को देखने को मैं बचा था। ये काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो आपको बताना है कि काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? ए. प्रताप नारायण मिश्र, बी. अंबिका दत्त व्यास, सी. भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी. बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो आपको पहले का उत्तर ये बताना है कि पंक्ति जो है वो किसके द्वारा लिखित है। तो ये पंक्तियाँ जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखित हैं। तो विकल्प सी उत्तर सही हो जाएगा और इनकी कविता है जिसका नाम दशरथ विलाप है। तो ये दशरथ विलाप से ली गई पंक्ति है। बात करते हैं सवाल नंबर अ, दूसरे की। सवाल नंबर दूसरे में क्या कह रहा है? सवाल नंबर दूसरे में कह रहा है कि फिर परियों के बच्चों से हम शुभग सीप के पंख पसार, समुद्र पैरते शुचि ज्योत्सना में पकड़ इंद्र के कर सुकुमार। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो आपको बताना है कि इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? ए. सुमित्रा नंदन पंत, बी. महादेवी वर्मा, सी. सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और डी. जयशंकर प्रसाद। तो दूसरे का उत्तर आपको देना है कि दूसरे का उत्तर जो है वो कौन सा सही होगा। तो दूसरे का उत्तर जो है आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। ये सुमित्रा नंदन पंत की पंक्ति है और ये उनकी जो है कविता बादल से ली गई है। आते हैं सवाल नंबर तीसरा। तीसरा करें कि शब का निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में बरसों प्रभात हिमकंसा आंसू इस विश्व सदन में। उक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं। तो तीसरे में आपको बताना है कि काव्य पंक्तियां जो लिखी हैं इसके रचयिता कौन हैं? ए. सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी. जयशंकर प्रसाद, सी. महादेवी वर्मा और डी. सुमित्रा नंदन पंत। तो तीसरे का उत्तर आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। ये जयशंकर प्रसाद की है और उनकी रचना आंसू से ली गई है। सवाल नंबर चौथा देखते हैं। कह रहे शैल निर्झर न बन सका, हाथ भाग्य गल नहीं सका, जो कि हिमखंड दौड़कर मिला जल निधि अंक, आह वैसा ही है पाखंड। इन पंक्तियों के लेखक हैं। तो आपको बताना है कि ये जो पंक्तियां लिखित हैं इसके लेखक कौन हैं? ए. सुमित्रा नंदन पंत, बी. जयशंकर प्रसाद, सी. सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और डी. महादेवी वर्मा। तो चौथे का उत्तर आपको देना है कि इन पंक्तियों के जो लेखक हैं वो कौन हैं? तो ये पंक्तियां भी जयशंकर प्रसाद की हैं। तो विकल्प बी जो है उत्तर आपका सवाल नंबर चौथे का सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर पांचवा। पांचवे में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है? आपको बताना कि इसमें से कौन सी रचना जो है वो महादेवी वर्मा की है। ए कह रहा है वीणा, बी. गीतिका, सी. निशा और डी. नीरजा। तो आपको बताना है कि कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है। तो वो रचना नीरजा है। विकल्प डी इसका उत्तर सही होगा। वीणा जो है वो आपके पंत की है और गीतिका जो है वो आपके निराला की रचना है। सवाल नंबर छठवें में कह रहा है कि कहाँ जाऊं हर दिशा में, मृत्यु से भी बहुत आगे की अपरिमिति दूरियां हैं। कविता की ये पंक्तियां कुंवर नारायण की किस रचना से हैं? तो आपको बताना है कि जो पंक्ति है ये कुंवर नारायण की किस रचना से ली गई है। ए. चक्रव्यूह, बी. अपने सामने, सी. आत्मजयी और डी. परिवेश हम तुम। तो आपको कुंवर नारायण की इस पंक्ति के बारे में बताना है कि उनकी किस रचना से संबंधित है। तो ये उनकी रचना आत्मजयी से ली गई है। विकल्प सी जो है उत्तर छठवें का सही हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर सातवां। सातवें सवाल में कह रहे हैं कि चौपट चपेट और मैक मंजरी नाटकों के लेखक कौन हैं? आपको बताना है चौपट चपेट और मैक मंजरी इन नाटकों के लेखक कौन हैं? ए. किशोरीलाल गोस्वामी, बी. बाबू रामकृष्ण वर्मा, सी. मथुरा प्रसाद चौधरी और डी. रूप नारायण पांडे। तो सातवें का उत्तर क्या होगा? तो सातवें का उत्तर विकल्प ए सही हो जाएगा, किशोरीलाल गोस्वामी। सवाल आठवां कह रहे गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नावल के अर्थ में आपको समझना है नावल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग जो है वो किसने किया।
ये आपको बताना है। ए कह रहा है भूदेव मुखोपाध्याय, बी कह रहा है राधाचरण गोस्वामी और सी कह रहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी और डी कह रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपको बताना है कि गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नावल के अर्थ में उपन्यास पद का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। तो विकल्प डी सही हो जाएगा और उन्होंने जो है 1875 में अपनी पत्रिका हरिश्चंद्र चंद्रिका में इसका जो है प्रयोग वो किया था। सवाल नंबर 9वां देख रहे हैं। 9वें में कह रहा है कि बेचन पांडे अ, पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। आपको बताना है कि पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। ए चंद हसीनों के खतूत, बी दिल्ली का कलंक, सी बंधुआ की बेटी और डी दिल्ली का दलाल। तो आपको सवाल नंबर 9 में क्या बताना है? तो 9 में बताना है कि पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। तो जो उपन्यास नहीं है वो विकल्प बी सही हो जाएगा। दिल्ली का कलंक इनके द्वारा लिखित उपन्यास नहीं है, बल्कि यह ऋषभ चरण जैन के द्वारा लिखित उपन्यास है। 10वें सवाल में कह रहा है कि काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। यह कथन किस आचार्य का है? तो 10वें में आपको बताना है कि यह कथन जो है वो किस आचार्य के द्वारा कहा गया है। ए रामचंद्र शुक्ल, बी नगेंद्र, सी नंदुलारे वाजपेयी और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 10वें का उत्तर आपको देना है कि 10वें का सही उत्तर जो है वो क्या होगा? तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। ये रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया कथन है। सवाल नंबर 11 में कह रहा है कि सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक हैं। तो आपको बताना है कि सूनी घाटी का सूरज यह उपन्यास किसके द्वारा लिखित है? ए श्रीलाल शुक्ल, बी नरेश मेहता, सी हिमांशु जोशी और डी शैलेश मटियानी। 11 नंबर सवाल का उत्तर देना है। तो 11 नंबर सवाल का उत्तर आपका हो जाएगा विकल्प ए, ये श्रीलाल शुक्ल के द्वारा लिखित उपन्यास है। 12 में कह रहा है कि भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। आपको बताना कि इसमें से कौन सा कहानी संग्रह भीष्म साहनी के द्वारा रचित नहीं है? ए भाग्यरेखा, बी वांगचू, सी काट का सपना और डी निशाचर। तो इन चारों में से कौन सा कहानी संग्रह ऐसा है जो भीष्म साहनी का नहीं है? तो जो भीष्म साहनी का कहानी संग्रह नहीं है वो विकल्प सी हो जाएगा। काट का सपना इनका नहीं है, बल्कि ये मुक्तिबोध का है और इसका प्रकाशन 1967 में हुआ था। अब देखते हैं सवाल नंबर 13। 13 में कह रहा है कि आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? ए सात नदियां एक समंदर, बी चक्रव्यूह, सी धूप छाही रंग और डी किस्सा लोकतंत्र। तो आपको क्या बताना है? तो आपको बताना है कि ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो इस उपन्यास का नाम है सात नदियां एक समंदर। विकल्प ए जो है उत्तर सही हो जाएगा और इसकी लेखिका हैं नासिरा शर्मा। इसका प्रकाशन 1984 में हुआ था। 14 में कह रहा है कि जनेंद्र कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। आपको बताना है कि जनेंद्र कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। तो इनमें से कौन सा कहानी संग्रह वो जनेंद्र कुमार के द्वारा रचित नहीं है? ए इंसान के खंडहर, बी नीलम देश की राजकन्या, सी पाजेब और डी वातायन। तो 14 का उत्तर आपको बताना है कि कौन सा कहानी संग्रह वो जयनंद कुमार का नहीं है। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। इंसान के खंडहर इनके द्वारा रचित नहीं है, बल्कि यह कहानी मोहन राकेश की है। सवाल नंबर 15 पर आते हैं। 15 में कह रहे हैं कि वैदिक शुक्तों के गरिमामय उद्गम से लेकर लोकगीतों के महासागर तक जिस विभिन्न प्रवाह की उपलब्धि होती है, उस भारतीय भावधारा का मैं स्नातक हूँ। उपरोक्त विचार विद्यानिवास मिश्र ने अपनी किस निबंध संग्रह की भूमिका में लिखे हैं? तो आपको ये बताना है कि उन्होंने अपनी किस संग्रह की भूमिका में यह जो कथन जो है या विचार लिखा है। ए देश धर्म और साहित्य, बी पीपल के बहाने, सी चितवन की छां और डी सीरीज की याद आई। तो 15 का उत्तर आपको देना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, चितवन की छां की भूमिका में यह विचार उन्होंने कहे हैं। सवाल नंबर 16। 16 कह रहा है कि अगे ने शेखर के संदर्भ में अपने किस निबंध में स्वीकार किया कि ज्यों क्रिस्तोफ के अनवरत आत्मशोध और आत्म साक्षात्कार का जो भी चित्र रोला ने प्रस्तुत किया उससे कुछ प्रेरणा अवश्य मिले। आपको बताना है कि यह जो है उन्होंने अपने किस निबंध में इस बात को जो है उन्होंने स्वीकार किया है। ए अद्यतन, बी आत्मनेपद, सी त्रिशंकु और डी धार और किनारे। तो आपको 16 का उत्तर बताना है कि अगे ने शेखर के संदर्भ में अपने किस निबंध में स्वीकार किया है कि ज्यों क्रिस्तोफ के अनवरत आत्मशोध और आत्म साक्षात्कार, ये साक्षात्कार है का जो चित्र रोला ने प्रस्तुत किया है उससे कुछ प्रेरणा अवश्य अवश्य है ये अवश्य मिले।
तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, आत्मनेपद में इस बात को उन्होंने स्वीकार किया है। तो 16 का विकल्प बी जो है वो आपका उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 17। 17 में कह रहा है कि स्वाधीनता प्राप्ति के अवसर पर लिखी गई निम्नलिखित कविता किस कवि की है? मुक्त गगन है, मुक्त पवन है, मुक्त सांस गर्वीली, लांग सात लंबी सदियों को हुई श्रृंखला ढीली, टूटी नहीं कि लगा अभी तक उपनिवेश का दाग, बोल तिरंगे तुझे उड़ाऊं या कि जगाऊं आग, या जगाऊं आग। आपको बताना है कि यह जो है कविता किस कवि की है? ए माखनलाल चतुर्वेदी, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी बालकृष्ण शर्मा नवीन और डी सोहनलाल द्विवेदी। तो 17 का उत्तर आपको बताना है कि इसका उत्तर क्या सही होगा? तो इसका उत्तर विकल्प ए सही हो जाएगा। यह माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है। चले, अब देखते हैं सवाल नंबर 18। 18 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन प्रपत्तवादी कवि नहीं है? आपको ये बताना है कि कौन सा कवि जो है वो प्रपत्तवादी नहीं है। ए नलिन विलोचन शर्मा, बी केसरी कुमार, सी नरेश और डी गिरिजा कुमार माथुर। तो आपको बताना है कि प्रपत्तवादी इनमें से कौन सा कवि जो है वो प्रपत्तवादी नहीं है। तो जो प्रपत्तवादी नहीं है वो गिरिजा कुमार माथुर नहीं है। विकल्प डी जो है वो 18 का उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 19 में कह रहे हैं कि कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है, जो बाहर की वस्तु का अवलंब लेकर फूट पड़ती है। यह कथन किसका है? तो आपको 19 में बताना है कि ये कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया है। ए जयशंकर प्रसाद, बी नरेश मेहता, सी रामधारी सिंह दिनकर और डी कुंवर नारायण। 19 का उत्तर देना है कि 19 का उत्तर क्या सही होगा? तो इसका उत्तर विकल्प सी सही हो जाएगा। यह रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा कहा गया कथन है। बात करते हैं सवाल नंबर 20 की। 20वें में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है? 20वें में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है? ए कह रहे श्वेत कमल, बी युगे युगे क्रांति, सी सूरदास और डी बंदनी। तो 20वें का उत्तर आपको बताना है कि 20वें का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? श्वेत कमल, युगे युगे क्रांति, शूरदास या बंदनी। तो 20वें का उत्तर आपको देना है कौन सा सही होगा। तो 20वें का जो उत्तर सही हो जाएगा वो आपका विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा। सूरदास जो है वो प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि का केंद्रीय पात्र है और उसी पर आधारित जो है ये नाटक लिखा गया है और ये नाटक विष्णु प्रभाकर का है। तो जितने नाटक इसमें हैं श्वेत कमल, युगे क्रांति, सूरदास, बंदिनी, ये सभी विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखे हुए नाटक हैं। 21 में कह रहा है कि राम की शक्ति पूजा की यौगिक प्रक्रिया का स्रोत क्या है? आपको बताना है 21 में कि राम की शक्ति पूजा की यौगिक प्रक्रिया का स्रोत क्या है? ए वेदांत, बी योग वशिष्ठ, सी नव वेदांत और डी हठ योग। तो 21 वाले सवाल का उत्तर देना है कि राम की शक्ति पूजा की यौगिक प्रक्रिया का स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत नव वेदांत है। विकल्प सी जो है 21 का उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 22 में क्या कह रहे हैं? 22 में कह रहा है कि इनमें से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? आपको बताना कि कौन तार सप्तक का कवि जो है वो नहीं है। आपको 22 में बताना है। ए भारत भूषण अग्रवाल, बी भवानी प्रसाद मिश्र, सी प्रभाकर माचवे और डी गिरिजा कुमार माथुर। तो 22 में आपको बताना है कि कौन जो है इसमें वो तार सप्तक का कवि नहीं है। तो भवानी प्रसाद मिश्र जो है वो तार सप्तक के कवि नहीं है। बाकी सभी तार सप्तक के कवि हैं। 23 में कह रहे हैं कि एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ किसकी पंक्ति है? आपको बताना है कि एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ ये पंक्ति किसकी है? ए केदारनाथ अग्रवाल, बी रामदर्श मिश्र, सी राम कुमार वर्मा और डी शिवमंगल सिंह सुमन। तो 23 वाले का उत्तर आपको बताना है कि 23 का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका उत्तर केदारनाथ अग्रवाल सही होगा। ये जो है पंक्ति केदारनाथ अग्रवाल की है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 23 का पहला उत्तर जो है विकल्प ए सही हो जाएगा। सवाल नंबर 24 में कह रहा है कि अगले जन्म मोही बिटिया नकीजो के लेखक कौन है? आपको बताना है कि अगले जन्म मोही बिटिया नकीजो इसके लेखक कौन है? ए मधु कांकरिया, बी कुरतुल एन हैदर, सी उषा राजेश सक्सेना और डी मृणाल पांडे। तो 24 में आपको उत्तर बताना है कि अगले जन्म मोही बिटिया नकीजो के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है वो कुरतुल इन हैदर है। विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। 25 में कह रहा है कि अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्ति है? आपको बताना है कि अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश ये पंक्ति किसकी है? ए हरिवंश राय बच्चन, बी महादेवी वर्मा, सी रामनरेश त्रिपाठी और डी नरेंद्र शर्मा। तो 25 का उत्तर आपको बताना है कि इसका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा। तो 25 का उत्तर विकल्प बी सही हो जाएगा। ये महादेवी वर्मा की पंक्ति है। तो विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। अब आते हैं सवाल नंबर 26। 26 में कह रहा है कि अमृतसर आ गया कहानी में किस स्टेशन के बाद हिंदू सिख मुसाफिरों की चुप्पी गहरी हो गई? आपको 26 में उत्तर ये देना है कि
अमृतसर आ गया इस कहानी में किस स्टेशन के बाद हिंदू सिख मुसाफिरों की चुप्पी गहरी हो गई? ए अमृतसर, बी वजीराबाद, सी जेहलम और डी हरबंसपुरा। तो इसका उत्तर आपको बताना है कि 26 का उत्तर कौन-सा सही होगा? तो 26 का उत्तर विकल्प बी सही हो जाएगा वजीराबाद आने पर। सवाल नंबर 27 देखते हैं क्या कह रहा है कि आत्मचेतस का भाव तो संपूर्ण भारतीय नवजागरण में है। यही चेतना भारतीय अस्मिता, सांस्कृतिक अस्मिता की पहचान है। भारतेंदु ने इसी आत्मचेतना की समष्टि चेतस की ओर उन्मुख किया। यह कथन किस इतिहासकार का है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी बच्चन सिंह, सी रामस्वरूप चतुर्वेदी और डी रामचंद्र तिवारी। तो 27 का उत्तर आपको बताना है कि यह जो है कथन किस इतिहासकार का है? तो यह बच्चन सिंह का है। विकल्प बी उत्तर 27 का सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 28। 28 में कह रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तानी लोग लोग तो रेल की गाड़ी हैं। यद्यपि फर्स्ट क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी-अच्छी और बड़े-बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी हैं, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। यह उद्धरण किस निबंध से उद्धृत है? आपको 28 में बताना है कि उद्धरण जो है वो किस निबंध से लिया गया है। ए दिल्ली दरबार दर्पण, बी भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, सी शिव मूर्ति और डी शिव शंभू के चट्टे। तो आपको बताना है कि यह किस निबंध से लिया गया है। तो यह भारत की वर्षोन्नति कैसे हो सकती है से लिया गया है। विकल्प बी 28 का उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 29। 29 में कह रहे हैं कि गोदान के अनुसार विमेंस लीग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मेहता जी के भाषण में व्यक्त विचारों का प्रतिपाद करने वाले पात्र का नाम है। 29 में आपको ये बताना है कि गोदान के अनुसार विमेंस लीग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मेहता जी के भाषण में व्यक्त विचारों का प्रतिपाद करने वाले पात्र का क्या नाम है? ए राय साहब, बी मिर्जा साहब, सी विशेष खन्ना और डी सरोज। तो 29 का उत्तर बताना है कि 29 का उत्तर क्या सही होगा? तो 29 का उत्तर विकल्प डी सही हो जाएगा, सरोज इसका उत्तर सही होगा। बात करते हैं सवाल नंबर 30। 30 में कह रहा है कि एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के अनुसार टोकरी भर मिट्टी का उपयोग विधवा किस लिए करना चाहती है? 30वें में आपको बताना है कि एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के अनुसार टोकरी भर मिट्टी का उपयोग विधवा किस लिए करना चाहती है? ए पौधे लगाने के लिए, बी घर बनाने के लिए, सी चूल्हा बनाने के लिए और डी चौका तैयार करने के लिए। तो 30 का उत्तर आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। तो 30 का उत्तर आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, चूल्हा बनाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।